आज का ये कार्यक्रम अपने आप में शेरघाटी के लिए अनोखा, नया और पहला है। हम इसके लिए सबसे पहले इस प्रोग्राम के संयोजक और न्यूज़ 24 के एडिटर फाउंडर आबिद हुसैन को मुबारकबाद देते हैं और आप तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं कि जोरदार तालियों से इस प्रोग्राम की स्वागत करें। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में आबिद हुसैन से भी जानना चाहेंगे कि ऐसी भावना, ऐसा इरादा मन में कैसे आया और इसकी शुरुआत इन्होंने की है, अच्छी दिशा तय की है। इससे शेरघाटी में एक नई तरह की चीज़ें जो सामने आई हैं, नए एंकर जो हैं, नए रिपोर्टर जो हैं और जो लोग डिजिटल मीडिया में काम करने वाले नई प्रतिभाएं हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा और चीज़ें उनके नज़दीक आ गई हैं तो उनको उनके लिए और नई राहें आगे मिलेंगी, नई राहें बनेंगी। बहरहाल हम प्रोग्राम को आज के इस उद्घाटन प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं आबिद हुसैन से कि आज इस मौके में पर अपनी बात रखें और लोगों का स्वागत करें। आबिद हुसैन साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम और सलाम। अभी हमारे गार्जियन और शेरघाटी के सबसे पुराने और सबसे सीनियर पत्रकार हैं साहब। हम जब आपको टीवी पर देखा करते थे सब केवल चलता था, उस वक्त से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ पे जितने आए हुए हैं सभी मेहमान का वेलकम, स्वागत है। शेरघाटी 24 न्यूज़ आज गर्व के साथ प्रस्तुत कर रहा है मगध की आवाज़, जिसमें 18 प्रत्याशी इसमें शामिल होंगे। आज 4 तारीख के सभी प्रत्याशी को पटना भी जाना है। सबसे ज़्यादा राजद के जो है उनको पटना भी जाना है, तो उसी हिसाब से हमने सब सेट किया है, जिसमें आज हमारी पहली मेहमान है आपको इमामगंज विधानसभा से ऋतु प्रिया चौधरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में कि आप इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। मंडल स्तर पर भी प्रोग्राम होना चाहिए। ऐसे बहुत चैनल हैं और बहुत अच्छा सब काम भी कर रहे हैं। तो मेरा एक अब तक जहर बड़ा है इरादा हुआ कि हम सभी प्रत्याशी को, जो भी मगध के प्रत्याशी हैं, उनको एक मंच पे लाया जाए और उनकी आवाज़ सुना जाए और जनता तक पहुंचाया जाए। इनका विजन क्या है, क्योंकि चुनाव तो हर 5 साल पे आता है, वादे तो बहुत होते हैं पर कुछ नहीं होता है। जमीन वैसे ही रह जाती है और भ्रष्टाचार वैसे ही जस का तस रह जाता है। सवालात बहुत है पर टैग नहीं है। जो भी हमारे आज के जो आप एंकर हैं, हमारी 3 एंकर हैं। निशांत मलक बहुत अच्छी एंकर है, मैम आपके साथ जो आएगी वो रनुमा खान आएगी और उसके बाद कहकशा फिरदौस। वो ऐसी एंकर है जो आप बोलना चाहती हैं वो आपको सवाल उतार देंगे। और बहुत खुशी की बात है एक एंकर नहीं आ पाई जो आपके विधानसभा से थी, आपको बांके बाजार से अदिति राज, उसकी कुछ तबियत खराब आ गई, वो कल आएगी, आज कल आएगी। 4 जो एंकर है वो सब की सब इस शेरघाटी अनुमंडल की है, क्योंकि मैम आप बराबर देखती होंगी कि रिपोर्टर तो पुरुष है और शेरघाटी अनुमंडल में कल कोई रिपोर्टर नहीं। और ये जो 4 कक्ष है ये शेरघाटी ग्लोबल इंग्लिश इंस्टीट्यूट की लड़कियां हैं, ये छात्र हैं। ग्लोबल इंग्लिश जो सेंटर है शेरघाटी में चलता है, वसीम सर इसके डायरेक्टर हुए, वो बहुत अच्छा इन लोगों को पत्रकारिता की तरफ भी लोग ले जा रहे हैं और अच्छा इन लोगों का आप बैठिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लोग में क्या खूबी है पत्रकारिता में। बहुत अच्छा है और आपके जो चहीते
सफल सुल्तान ऋषि, जो किसी के नाम के मोहताज नहीं है। खबर जैसी हो, क्यों ना गोली क्यों ना चलाना पड़े उनके ऊपर में, खबर चलेगी तो चलेगी। हमने खुद एक कॉल किया था इनको, तो वो खबर डिलीट करना है, कुछ नहीं होगा। खबर चल गई तो खबर चल गई, हम किसी का नहीं सुनने वाले। जब मेरा नहीं सुनने वाले हैं तो मैं और उम्मीदवार को क्या सुनेंगे। तो हर ऐसे पत्रकारिता को, यहाँ पे लेडी सर बैठे हैं, यहाँ सर बैठे हैं, हम दोनों को सलाम करते हैं कि आप जैसे लोग इस शराबी अनुमंडल में है, कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि आजकल मीडिया भी समझ रही है आप कि किस तरह काम कर रही है। ठीक है, हम यूट्यूबर जो हैं, हम जो यूट्यूबर हैं वही आज सही दिशा में काम कर रहे हैं, बाकी तो लोग पैसे पे नच रहे हैं। बड़े बड़े चैनल बुराई नहीं करना चाहिए, मगर जो आप अगर आप विधायक बनती हैं इनाम जी, अगर पार्टी ने आपको प्रत्याशी बना दिया, टिकट दे दिया, आप काम किया तो आपकी अच्छाई भी दिखाएंगे, अगर आप काम नहीं किया है तो आपकी बुराई भी दिखाने की हिम्मत हम लोग रखते हैं। तो है बहुत बहुत सभी मेहमान जो आए उनका धन्यवाद। अब हम आगे इमरान सर को लेते हैं आगे प्रोग्राम के लिए। अब आगे से सभी आपको परिचय बेफैज शराब बताया गया मुझे, मैं आबिद के लिए एक शेर कह दे रहा हूँ आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से कि बेफैज शराब बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। बेफैज शराब बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। हर बार नया फूल बन के उभरा मैं, हर बार नया फूल बन के उभरा मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। आबिद ने जब शुरुआत की थी और आज जब आबिद हुसैन अपनी मंच से बोल रहे हैं तो मुझे गर्व हो रहा है। बाकी जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी, जितनी रखी और जो कुछ रखा, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। और इन्होंने एक बात जो कही कि आज जो डिजिटल मीडिया है, सच माने सच्चाई वही दिखा रहा है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर तो शिकायतें हैं देश भर में कि मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया बन रही है। यही डिजिटल मीडिया है, यही यूट्यूबर हैं जो सच्चाई को सामने ला रहे हैं। बहरहाल हम निशात मलिक को बुलाते हैं जो आज के एंकर हैं, और मैं चाहता हूं कि वो जरूर इंट्रोडक्शन अपना दें और दो शब्द यहाँ पे आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से निशात मलिक आए। नहीं, निशात मलिक आइए। तो आज मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं यहाँ पर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म कर रही हूँ। जो दूसरी एंकर हैं रहनुमा खान, अब देखिए ये शेरघाटी के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये जो न्यू टैलेंट हैं और अब जो नई प्रतिभा है वो आपसे रूबरू हैं, और न्यूज़ चैनल के लिए इन लोगों के अंदर तो आने वाले जो वक्त है कल जो है वो लिखा है। तो रहनुमा खान, आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज मुझे मगध की आवाज़ के मंच पर बोलने का मौका मिला, और सबसे बड़ा थैंक्स टू आबिद सर जिन्होंने मुझे उस लायक समझा कि मैं मंच पर अपनी आवाज़, अपनी बात रख सकूँ। ऐसा एंकर में मुझे सेलेक्ट किया गया। थैंक यू। अब मैं कहकशां फिरोज को यहाँ पे बुलाता हूँ। कहकशां फिरोज बहुत अच्छे हैं और ग्लोबल इंग्लिश में एक अच्छी पहचान है इनकी, और वसीम साहब ने ऐसे ऐसे टैलेंट को सामने लाया है। कहकशां आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं शेरघाटी 24 न्यूज़ के फाउंडर सैयद आबिद इमाम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया मगध की आवाज़ के मंच पर अपनी बात रखने का, और शेरघाटी विधानसभा 226 के प्रत्याशी नेता का इंटरव्यू लेने का मौका दिया। तो मैं यहाँ आने वाले तमाम मेहमान को और शेरघाटी 24 न्यूज़ के फाउंडर को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने सोचा कि आज के जो युवा हैं उनके टैलेंट को अपने मंच पे बोलने का मौका दे। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। आपको एक अच्छी बात और बता दें, आप जितना जो दूसरे लोग होते हैं एक ही जॉब में, एक ही काम में, क्षेत्र में आप अपनी बात रखिए, ऐसा नहीं। एक बार ताली हो जाए साथ के लिए।
आज के इस कार्यक्रम में मौजूद सभी प्रत्याशियों का सरघाटी 24 न्यूज़ की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो ये कार्यक्रम है ये जो है मंडलीय स्तर में सरघाटी मंडल और इमामगंज मान के चलिए पूरे मगध का, और ये कार्यक्रम में सरघाटी की जरूरत थी तो आज सरघाटी यहाँ के जो भी प्रत्याशी है और पब्लिक की जो मांग है वो यहाँ पूरी की जाएगी। मैं बस यही चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मतलब परिचय के अंतिम कड़ी में जा रहा हूँ और हमारे सामने शब्बन सुल्तान रिजवी हैं। उनके लिए ये कहूँ कि सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, ज़रा नज़र तो मिले फिर उन्हें सलाम करूँ। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए कहाँ से छेड़ू फसाना कहाँ तमाम करें। तो आज का ये फसाना है, इसको आप तमाम करें। आपका स्वागत है। मेरा शब्बन सुल्तान के लिए जोरदार ताली। बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है और ये फ्यूचर है मीडिया के क्षेत्र में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो जितने भी हमारे विधानसभा के तौर पर मैं देख रहा हूँ कि विधानसभा सरघाटी 226 और विधानसभा इमामगंज 227 के प्रत्याशी आ रहेंगे। इसके साथ हमारे खास मेहमान भी है, तमाम मेहमानों का भी मैं स्वागत करता हूँ। और रहीमा खान जी और निशात मलक साहब और एक है कहकशा फिरोज और हमारे साथ ही आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बादशाह खान जी हमारे बीच मौजूद रहे। तो सरघाटी 24 न्यूज़ चैनल के संपादक और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे आबिद साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सबसे सभी के मुद्दा मानी जा रही है और लगातार क्षेत्र में इनको देखा जा रहा है। आज मगध की आवाज के ढंग से इनका स्वागत कर रही है हमारे रहनुमा खान और मोमिनो देकर स्वागत करेंगे हमारे आबिद साहब। तो हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए रितु प्रिया मैडम का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और तो मगध की आवाज के कार्यक्रम में हमारे प्रथम और मुख्य अतिथि के रूप में रितु प्रिया चौधरी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 24 न्यूज़ चैनल गर्व से प्रस्तुत करता है मगध की आवाज। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम मगध की आवाज के मंच पर खास मेहमान आ चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल की वरिष्ठ नेत्री, प्रदेश महासचिव, इमामगंज विधानसभा 227 की प्रबल संभावित विधायक प्रत्याशी हमारे रितु प्रिया चौधरी मैडम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मगध के मंच में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मैं तहे से प्रणाम करना चाहती हूँ और न्यूज़ 24 को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मगध की आवाज़ मंच पे आने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम रितु प्रिया चौधरी, राजद महिला विंग में मैं प्रदेश सचिव हूँ और मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता के तौर पर देखती हूँ और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करती हूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लालू यादव जी की विचारधारा और तेजस्वी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। और आपको बहुत बहुत चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज रितु प्रिया चौधरी मैडम से सवाल करने के लिए हमारे साथ एक सहयोगी एंकर है जो कि ग्लोबल इंग्लिश सेंटर की एक छात्रा है और रहनुमा खान। तो सबसे पहले रहनुमा खान साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल, ये कई कंट्रोवर्सी में घिर चुकी है रितु प्रिया चौधरी मैडम। इमामगंज विधानसभा से बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल इन्हें टिकट दे सकती है और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में इनकी सीधी टक्कर दीपा मैडम से होगी। तो देखना बाकी हो कि बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, इधर भी महिला उधर भी महिला और इधर भी दावा उधर भी माना। तो देखना पड़ेगा। कि सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके रेसिडेंस को लेकर के कई बार कंट्रोवर्सी रही है कि आप इमामगंज विधानसभा की नहीं है, कहीं और से आपने चुनाव लड़ा। कई बार कुछ तथाकथित लोगों ने इस सवाल को उठाया था, कैसे इसको क्लियर करेंगे जनता के बीच? जी, मुझे लगता है कि मैंने इस सवाल को पहले ही क्लियर कर दिया है और मैंने अपने घर में क्लियर कर दिया है पहले ही अपना आधार कार्ड और वहाँ का रेसिडेंस प्रूफ दिखाकर। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, सभी के इस काबिल है कि वो अपना घर बना सकती है जहाँ चाहे वहाँ। तो क्या वो अपना घर नहीं बना सकती है?
क्या उसको अपना हक और अधिकार नहीं है? ये कौन लोग हैं और कहाँ से आते हैं जो ऐसे ऐसे सवालों को उठाते हैं? और मैंने अपना घर बनाया है कहीं पे, तो इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? मुझे नहीं समझ में आता है। और ये बातें अब बहुत पुरानी हो चुकी है, नई कंट्रोवर्सी आ गई है, उसके बारे में बात कीजिए। नई कंट्रोवर्सी जो अभी लेकर के आपकी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया वहाँ पे विधानसभा में, वो है कि हिंदू प्रिया मैडम जो है वो महादलित समाज से आती है, चौधरी समाज से, और इनके पति जो सिद्धार्थ जी हैं वो दामी समाज से आते हैं। तो महादलित समाज के कुछ तथाकथित लोगों का कहना है कि मामला विधानसभा रिजर्व सीट है, ऐसे में दलित का हक मान रही है आप? जी मैं ये कहना चाहूँगी, और मैं आप लोग बुद्धिजीवी लोगों से भी ये इसका जवाब जानना चाहूँगी कि चलिए ठीक है, इसकी बात हम छोड़ दें। मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है? मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया है, मैं एक दलित महिला हूँ। इस बात को कोई तो नकार नहीं सकता कि मैंने एक दलित परिवार में जन्म लिया है, मेरे पिताजी दलित समाज से हैं, मैं भी दलित समाज से हूँ। रोक करके पूछना चाहेंगे, लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज? लव मैरिज। कैसे प्यार की शुरुआत हुई थी आपकी? कहाँ से? हम लोग NIT पटना में मिले थे, और मेरे हस्बैंड जो है मुझसे सीनियर थे, वो 2K7 बैच और मैं 2K9 बैच की थी। तो हमारी शुरुआत वहाँ से हुई थी, और हमने 2018 में शादी की। उस समय हमारा कोई मोटो नहीं था कि हम लोग राजनीति में आएंगे। हम लोगों ने आर्किटेक्चर किया है NIT पटना से। मेरा B आर्क है और मेरे हस्बैंड का M आर्क है, वो स्पेन से मास्टर्स इन आर्किटेक्चर करके आए हैं। और पहले सवाल का जवाब मैं दे दूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया, ठीक है? अब मैं आज के डेट में अगर कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म भरती हूँ तो उसमें मेरा पहचान पत्र मांगा जाएगा या मेरे हस्बैंड का पहचान पत्र मांगा जाएगा? उसमें मुझे आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? एग्जाम देने मैं जाऊंगी या मेरे हस्बैंड जाएंगे? नौकरी लगने के बाद नौकरी करने मैं जाऊंगी या मेरे हस्बैंड जाएंगे? तो जब सरकार मुझे आरक्षण का लाभ देने से नकार नहीं रही है, तो ये चार लोग कौन है जो कह रहे हैं कि हक मानेंगे? राजनीति क्या है? राजनीति एक प्रोफेशन है। मैं एक प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, और इसकी लड़ाई मैं खुद लड़ रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे लिए मेरी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्षेत्र में नहीं घूम रहे हैं। मेरे जीतने के बाद ही अगर तो मेरे हस्बैंड नहीं जाएंगे जनता की आवाज़ को रखने विधानसभा में, मैं खुद जाऊँगी, और इतनी काबिल हूँ मैं। और जो लोग ऐसी भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उनको तो मैंने डायरेक्ट कहा था कि आप आइए, बैठिए, सामने में बात करते हैं। तो जब वो इस लायक भी खुद को नहीं समझते हैं कि एक दलित महिला के सामने बैठकर बात कर सकते हैं, तो इन अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और मैं जरूरी नहीं समझती कि इन बातों का जवाब दिया। चलिए एक और सवाल करने के बाद हम राजकुमार खान साहब को अपनी माइक हैंड ओवर करेंगे। तो मेरा अंतिम जो सवाल है उसमें यह है कि दीपा मांझी जो वर्तमान में विधायक की मांग विधानसभा की, वो दावा कर रही कि 1700 करोड़ का काम हो चुका है। क्या लगता है कि दावा खोखला है और शिलान्यास भी लगातार हो रहे हैं? कैसे 1700 करोड़ का काम हो चुका है, तो जनता की समस्याओं का समाधान क्या हो रहा है? जनता आज भी पुल नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, अस्पताल में एंटीवेनम नहीं, रोज सड़क दुर्घटना से मौत हो रही है। 17,000 करोड़ का जो काम हुआ है दिखाया जाए, धरातल पर दिखाया जाए। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो बता रहे थे कि इतना विकास हुआ है कि किताब में अट नहीं पाया। मैंने कहा पेज बढ़ा दीजिए। मैं कहना चाहूँगी कि आप क्षेत्र में आइए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, और किताब में क्या क्या लिखा हुआ है वो जनता को पढ़कर बताइए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जनता इतनी सक्षम नहीं है कि आपकी किताब पढ़ सके। आप धरातल पर जाइए, धरातल पर दिखाइए ना क्या क्या काम हुआ है, कहाँ रोड बना, कहाँ पुल बना। 9 महीने में अब आपको याद आया है कि शिलान्यास करें। आपको शिलान्यास ही करना था तो 9 महीने पहले से शिलान्यास कर देती, अभी आप उद्घाटन करना शुरू कर दी। तो ये सब चुनावी मुद्दा है, चुनाव नजदीक आ गया है, तो जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी बातें शिलान्यास की शुरुआत की है। आपको कम मिलेंगे
जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और क्राइम में लिप्त होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम राजद के लोग और हमारे तेजस्वी यादव जी पढ़ाई के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, युवा है और युवाओं को ज़्यादा मौका देने की कोशिश कर रहे हैं और युवाओं को मौका देंगे भी। हमारे माननीय लालू यादव जी के विजन में भी उन्होंने बिहार बजट, बिहार के फंड से जो फंड आता है उस फंड से, बिहार के फंड से 7 विश्वविद्यालय बनाए लालू यादव जी के विजन में। और लोग विपक्ष वाले कहते हैं कि 2005 के पहले महिला कपड़ा पहनती थी, तो ऐसी बातें नहीं है। हमने बहुत काम किया है और आने वाले समय में भी हम लोग बहुत काम करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में और युवाओं के लिए बहुत आगे तक सोचने का काम करेंगे। मैम, अभी हमने शिक्षा की बात की, तो अगर हम आरजेडी के टाइम पे लिटरेसी रेट देखें तो वो 47% था और अभी जो नीतीश कुमार जी अभी पार्टी चला रहे हैं तो अभी का जो लिटरेसी रेट है वो 74.3% है। बहुत अजीब विडंबना है कि 1990 में भी हम लिटरेसी रेट की बात करते थे और 1990 के पहले लिटरेसी रेट जो थी वो 32% थी। 1990 के बाद इसे 47% पे आया और बहुत ही अजीब विडंबना है कि हम तब भी साक्षरता के बारे में बात कर रहे थे और हम आज भी साक्षरता के बारे में बात कर रहे हैं। हम शिक्षित लोगों के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, हम विकसित लोगों के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। कितने इंजीनियर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने दलित हैं जो डॉक्टर्स हैं, कितने दलित हैं जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। क्यों आज भी हम साक्षरता के पीछे पड़े हुए हैं। हमें शिक्षित, जब उस समय 47% साक्षरता रेट था तो आज तो 100% शिक्षित रेट होना चाहिए था और आज भी हम 70% साक्षरता के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय भी नहीं थे। 5 साल में लालू यादव जी ने 6 विश्वविद्यालय बनाए। एक विश्वविद्यालय उन्होंने 1998 में बनाया और जो उस समय की मांग थी, जो उस समय की ज़रूरत थी, लालू यादव जी ने उसको काम करने का काम किया। जैसे कि सामाजिक असमानता, भेदभाव, जातीय भेदभाव जो कि आज भी हो रहा है। और जो सोचिए आप कि लालू यादव जी ने इतना किया, तब मैं आज आपके सामने बैठकर बात कर पा रही हूँ। और इतना होने के बाद भी कुछ लोग, मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं दलित समाज से आ गई हूँ और मेरे ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिसका कोई मुद्दा ही नहीं। मुद्दा होना चाहिए क्या? शिक्षा, मुद्दा होना चाहिए रोजगार, मुद्दा होना चाहिए रोड नहीं, मुद्दा होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मुद्दा होना चाहिए स्कूल कैसा है, मुद्दा होना चाहिए। तो मुद्दा है कि मेरा घर कहाँ है, मेरा हस्बैंड ना है, मेरा हस्बैंड कौन है, मेरे हस्बैंड का गलत फोटो दिखा करके मेरे हस्बैंड को बताया जा रहा है वो मेरा हस्बैंड है, तो ये कोई मुद्दा है? तो विधायक बनने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता इमामगंज विधानसभा के लिए क्या होगी? शिक्षा। क्यों शिक्षा, क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप अपने हक और अधिकारों को नहीं जानेंगे। कल लीजिए, मैं अपनी भी गारंटी नहीं ले सकती हूँ, कल के डेट में अगर मान लीजिए मैं ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई और सामने वाला शिक्षित नहीं है तो वो मुझसे सवाल नहीं करेगा, वो डरेगा मुझसे सवाल करने से। तो मैं चाहती हूँ कि मैं शिक्षित करूँ ताकि वो सामने से मुझसे सवाल करे, वो डरे नहीं, इतने हो सक्षम हो कि कोई सामने वाला चाहे कोई भी हो उससे डरना क्यों है। आप चले जाइए दलित समाज में, इमामगंज विधानसभा में। अपने विधानसभा वासियों के लिए क्या आपका अपील रहेगा? जी, मेरा अपील यही रहेगा कि इस बार हम लोग बदलाव करें, सरकार का बदलाव करें। इस बार हम लोग नए लोगों को मौका दें जो कि मुद्दे के ऊपर बात करें, शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, दवाई, कमाई, इन पे बात करें। और हम लोग युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और इमामगंज वासियों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि इन्होंने मुझे इतना प्यार और समर्थन दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की खास मेहमान थी ऋतुप्रिया चौधरी, जो कि इमामगंज विधानसभा की संभावित विधायक प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल से मानने जा रही। तो आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।